हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीएसएससी सचिवालय सहायक सेट प्रैक्टिस थर्ड सीजीएल का सेट प्रैक्टिस नंबर 19 हम लोग के पास आ चुका है और 19 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। हालांकि फ्रेंड्स, आपको एक बात कहना चाहते हैं कि आज हम थोड़ा ज्यादा सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आपके लिए हम सेट तैयार कर लिए हैं और सेट को हम आपके पास पहुंचा रहे हैं और इसका आंसर और कुछ हद तक, जितना हद तक हो सकता है, थोड़ा थोड़ा करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? अगर आप हमें अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो केसरिया कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो अच्छा रहता है, यूजफुल रहता है, स्टूडेंट को अच्छा हद तक सक्सेस करने में सफल हो पाएगा ये क्वेश्चन, तो निश्चित तौर पर इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर कर दिया कीजिएगा। जब भी वीडियो देखते हैं, अच्छा लगने के क्रम में आप इसे लाइक कर दिया कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल भी बढ़े और आपके लिए कंटेंट हम लाते रहें। कंटेंट के तौर पर फ्रेंड्स, आपको चर्चा कर लेते हैं कि बिहार का परिचय जो है वह पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में हम आपको लाने जा रहे हैं और टोटल अभी 2 से 3 दिन में आपको टोटल अपलोड कर दिया जाएगा। और उस पीडीएफ को अगर आप देखना चाहते हैं तो केसरिया कंपटीशन क्लास केसीसी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल पर वह आपको पीडीएफ मिल जाएगा विथ आंसर के साथ आपको वहां मिल जाएगा। इसके अलावा हम यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी हम टेलीग्राम का लिंक आपको दे देंगे, वहां से भी आप डायरेक्टली रूप से हमसे जुड़ सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? और जब भी हम आपको सजेशन देते हैं तो यही कहते हैं कि ऑफलाइन प्रैक्टिस करने का प्रयास निश्चित तौर पर सप्ताह में 2 से 3 सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर प्रयास कीजिएगा कि सेट मार ले हम, वो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा अगर आप समय यूट्यूब पर देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे जो सिलेबस के बेस्ड हो, सिलेबस के अनुसार आपका क्वेश्चन दिया जा रहा हो। तो चलिए, हम केसरिया कंपटीशन क्लास आपको आपके सिलेबस के अनुसार परीक्षा की तैयारी कराता है और कराता ही रहेगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन केसीसी का। आज का पहला जो क्वेश्चन है, शराब यानी कि एल्कोहल, नारकोटिक्स और अफीम पर आरोपित शुल्क किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? ऑप्शन है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ऑप्शन बी भूमि राजस्व, ऑप्शन सी राज्य उत्पाद शुल्क, ऑप्शन डी सामान्य विक्रय कर। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत शराब यानी एल्कोहल और नारकोटिक्स और अफीम पर आरोपित शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत शामिल किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स कि यह जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है वह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। थोड़ा सा अगर वीडियो लॉन्ग भी चला जाता है, लंबा भी चला जाता है फ्रेंड्स, तब पर भी इसे आप देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरा यह विश्वास है कि बिहार एसएससी का एग्जाम मैंने भी दिया है और दिया ही नहीं है बल्कि रिजल्ट भी आया है, तो जाहिर सी बात है आपके लिए भी यह बेनिफिट ही होगा, क्योंकि ये आपको मार्केट की तुलना में थोड़ा हम ज्यादा इसको इंप्रेसिव बनाए, थोड़ा ज्यादा आपको क्वेश्चन उस अनुकूल देने का प्रयास किया जो आपके सिलेबस के अनुसार पूछेगा, जो आपका एग्जाम में ट्रेंडिंग क्वेश्चन रह रहा है और अभी का ट्रेंडिंग क्वेश्चन एग्जाम को लेके रहता है और एनटीपीसी से क्वेश्चन को सिलेक्ट करके हम आपको देने का प्रयास करते हैं। क्लियर? तो देखेंगे केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब कहेंगे केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता क्या है, थोड़ा सा समझ लेंगे, लिखेंगे नहीं। जिसे देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं के सकल मूल्य पर लगाया जाता है। अब यह जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है ना, वह देश के अंदर उत्पादित जो भी वस्तु है उसके सकल मूल्य पर लगाया जाने वाला जो टैक्स होता है उसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अपसरण यानी गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित किया गया है। ऑप्शन आपके पास राम, गुप्त एवं देवी के, ऑप्शन बी नल दमयंती के प्रणय गाथा का, ऑप्शन सी रामायण के, या ऑप्शन डी महाभारत के। आपका सही आंसर जो होगा वह रामायण को शामिल किया गया है, यानी इसके दीवारों पर रामायण के दृश्य को अंकित किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान। आपका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी
राजस्थान सरकार के द्वारा बैक टू वर्क योजना महिलाओं के लिए शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है कौन एक आभासी बल है? ऑप्शन अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल या ऑप्शन डी मजबूत परमाणु बल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल जो होता है वह एक आभासी बल या इसी को कहेंगे काल्पनिक, इसी को कहेंगे काल्पनिक बल होता है। अब क्यों काल्पनिक बल होता है? अपकेंद्रीय बल उस बल को कहा जाता है जो केंद्र से, ध्यान रखेंगे, जो केंद्र से परिधि की ओर लगने वाले बल को ही अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। क्लियर? तो यह अपकेंद्रीय बल जो होता है ना, वो अभिकेंद्रीय बल का एक प्रतिक्रिया बल है, अपकेंद्रीय बल का एक प्रतिक्रिया बल होता है। तो इसके अभिकेंद्रीय बल है तो इसको बैलेंस करने के लिए अपकेंद्रीय बल लगाया जाता है। अब चूंकि अभिकेंद्रीय बल से रिलेटेड है तो अभिकेंद्रीय बल तो वास्तविक बल हो जाएगा, लेकिन अपकेंद्रीय बल आपका आभासी या काल्पनिक बल होता है। क्लियर? अभिकेंद्रीय बल उस बल को कहा जाता है जो परिधि से केंद्र की ओर बल लगता है। क्लियर? अपकेंद्रीय बल के अंतर्गत शामिल हो जाने वाले कई उदाहरण होते हैं, जैसे ध्यान रखेंगे दही से जो मक्खन निकाला जाता है, दूध से जो मक्खन निकाला जाता है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। मशीन जो होता है, दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। कपड़ा सुखाने वाला जो वॉशिंग मशीन होता है, आप ध्यान रखेंगे वॉशिंग मशीन अभिकेंद्रीय बल पर, लेकिन कपड़ा सुखाने के लिए जो मशीन का इस्तेमाल किया जाता है वह अपकेंद्रीय बल पर आधारित होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है पूंजी बाजार यानी फाइनेंस मार्केट किससे संबंधित है? ऑप्शन है वस्तु बाजार से, ऑप्शन बी शेयर बाजार से, ऑप्शन सी मुद्रा बाजार से या उपर्युक्त में से सभी से। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेयर बाजार से पूंजी बाजार का रिलेशन होता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, यह जो होता है वो मुख्य रूप से प्रतिभूतियों से संबंधित होता है। यह पूंजी बाजार जो होता है ना, वो प्रतिभूति बाजार से संबंधित एक प्रकार का मार्केट होता है पूंजी बाजार। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पर सरकार के साथ निजी संगठन जो होती हैं, कंपनियां जो होती हैं, पूंजी बाजार कहेंगे या प्रतिभूति बाजार कहेंगे, प्रतिभूति बाजार का ही हिस्सा है पूंजी बाजार, पूंजी बाजार का हिस्सा है शेयर बाजार। क्लियर? तो प्रतिभूति बाजार में सरकार के साथ जो निजी संगठन होते हैं, कंपनियां जो होते हैं, वो दीर्घकालिक ऋण एकत्र करते हैं। और ध्यान देंगे यह जो पूंजी बाजार है, पूंजी बाजार के अंतर्गत बॉन्ड बाजार और शेयर बाजार को भी शामिल किया जाता है। बॉन्ड बाजार पूंजी बाजार के अंतर्गत ही बॉन्ड बाजार और इसके अलावा शेयर बाजार को भी इसी पूंजी बाजार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर? दोनों को शामिल किया जाता है। अब देखेंगे पूंजी बाजार को नियंत्रित कौन करता है? तो पूंजी बाजार को नियंत्रित जो करता है, इसका नियंत्रण जो करता है वह सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1988 में होती है, लेकिन विधिवत शुरुआत इसकी 1992 ईस्वी में किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकेंड लेती है तो इसका औसत वेग क्या होगा? आपका ऑप्शन है और औसत वेग एक चरण पूरा करने में लिए गए समय पर निर्भर है। ऑप्शन बी 1 होता है, ऑप्शन सी औसत वेग औसत गति के समान होता है या 0 होता है। आपका सही आंसर होगा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पटना जिले के अंतर्गत कितने अनुमंडल शामिल किए जाते हैं? आप ध्यान देंगे बिहार में अनुमंडलों की संख्या कुल 101 अनुमंडल बिहार में कुल है। बिहार में कुल अनुमंडलों की संख्या 101 होती है। अब उसमें से पटना जिले के अंतर्गत कितने अनुमंडल को शामिल किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। आपका सही आंसर होगा 6 अनुमंडल को पटना जिले के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और उस 6 अनुमंडल की अगर हम बात करेंगे कि 6 वो अनुमंडल कौन सा है, तो बाढ़, यहीं पर ध्यान देंगे, बाढ़, दानापुर,
मसौढ़ी, पालीगंज, पटना सिटी और पटना सदर। लिख लेंगे बाढ़, दानापुर, मसौढ़ी, इसके अलावा पालीगंज, पटना सिटी और पटना सदर को शामिल किया जाता है। पटना सदर को शामिल किया जाता है। तो 6 अनुमंडल जो है वो पटना जिले के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बाढ़, दानापुर, मसौढ़ी, पालीगंज, पटना सिटी और पटना सदर को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? आपका ऑप्शन है पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन बी, दूसरा कथन है क्षारीय धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ये भी बात पूरी तरीका से सही है। अब क्षार धातु को किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो आप ध्यान देंगे कि वर्ग 1 के सभी तत्व जो होते हैं वो क्षार धातु के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन आता है कि केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र क्या होता है या क्या कहलाता है? ऑप्शन है शेयर कहलाता है, ऑप्शन बी ऋण पत्र कहलाता है, ऑप्शन सी पारस्परिक निधि कहलाता है या ऑप्शन डी ट्रेजरी बिल कहलाता है। आपका सही आंसर होगा कि एक अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र जो होता है उसे ट्रेजरी बिल के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान देंगे यह मुद्रा बाजार से संबंधित होता है। यह जो अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र जो होता है यह मुद्रा बाजार से रिलेटेड होता है, जो एक वर्ष की समयावधि के लिए किया जाता है। यह जो सरकारी प्रतिभूति पत्र का लेन देन होता है मुद्रा बाजार से, 1 वर्ष के लिए ही यह आदान प्रदान किया जाता है। अब थोड़ा सा समझेंगे कि यह ट्रेजरी बिल जो आपका ऑप्शन नंबर डी में जो सही आंसर है, ट्रेजरी बिल क्या है? तो ट्रेजरी बिल जो होता है वह या तो 91 दिन, ध्यान रखेंगे 91 दिन, 182 दिन, 182 दिन या 364 दिन या 364 दिन की अवधि के लिए निर्गमित किया जाता है, कि अवधि के लिए निर्गमित किया जाता है यानी जारी किया जाता है। क्लियर है? इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम जो ट्रेजरी बिल था उसे 1917 ईस्वी में जारी किया गया था, निर्गमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णाक का लेख तथा शाहपुर यानी पटना एवं मंदार यानी बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। किस चीज के बारे में? ऑप्शन है मौर्य युग के बारे में, नंद युग के बारे में, गुप्त युग के बारे में या परवर्ती युग वंश के बारे में, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। सही आंसर होगा कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णाक का लेख जो है शाहपुर पटना से भी मिला है और मंदार बांका से मिला है। इस लेख में परवर्ती गुप्त वंशीय शासकों के बारे में जानकारी मिलती है और परवर्ती गुप्त वंशीय शासकों के अंतर्गत देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान देंगे देवगुप्त, विष्णुगुप्त तथा जीवित गुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है मनुष्य को यकृत कोशिका में, ऑप्शन बी मेढक की यकृत कोशिका में, मनुष्य की तंत्रिका कोशिका में या ऑप्शन डी मनुष्य की लाल रक्त कोशिका में। आपका सही आंसर होगा मनुष्य के आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान देंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक विद्वान के द्वारा सन 1886 ईस्वी में किया गया था। इसका नाम हालांकि अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा था, इसका नाम जो रखा, नामकरण किया, वह बेंडा नामक विद्वान ने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे पावर
हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा घर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह कोशिका का श्वसन स्थल होता है, जिसके कारण से खूब मात्रा में यहाँ ऊर्जा मुक्त होती है। यही कारण है कि इसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? ध्यान देंगे, डीएनए जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए की मात्रा यानी डीएनए भी पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आपका ऑप्शन है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। आपका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में जो हाल ही में जारी हुआ भारत कौशल रिपोर्ट 2022, इसमें शीर्ष स्थान महाराष्ट्र को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन खो देने की सर्वाधिक प्रकृति किस तत्व में होती है? ऑप्शन है फ्रांसियम, ऑप्शन बी बेरियम, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी सल्फर। आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 फ्रांसियम होगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, फ्रांसियम में इलेक्ट्रॉन खो देने की सर्वाधिक प्राकृतिक क्षमता पाई जाती है। इसमें नेचुरल प्रवृत्ति पाई जाती है इलेक्ट्रॉन खो देने की। अगर इस फ्रांसियम की परमाणु संख्या की अगर हम बात कर लेंगे तो इसकी परमाणु संख्या 87 इसकी परमाणु संख्या होती है। क्लियर? और यह एक रेडियोधर्मी रेडियोधर्मी तत्व के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इस फ्रांसियम की खोज सन 1848 ईस्वी में एम पेरी के द्वारा किया गया था। एम पेरी नामक विद्वान के द्वारा इस फ्रांसियम की खोज किया गया था। ठोस अवस्था में यह पाया जाता है और यह एक क्षार धातु के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लवण पानी में अस्थायी कठोरता का कारण बनता है? अब आप भी जानते हैं कि पानी में 2 प्रकार की कठोरता पाई जाती है, एक अस्थायी कठोरता और एक अस्थायी कठोरता। तो आपका क्वेश्चन है अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? ऑप्शन है K2SO4, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी CaCO3 या ऑप्शन डी MgCl2। आपका सही आंसर होगा स्थायी कठोरता मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लवण हृदय गति को नियंत्रित करने में सहायक होता है? आपका ऑप्शन है लो, सल्फर, सोडियम या पोटेशियम। तो हृदय गति को नियंत्रित करने में जो सहायक होता है वह होता है पोटेशियम। ध्यान देंगे, पोटेशियम जो होता है वो हृदय गति को नियंत्रित करने का काम करता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें सोडियम भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो सोडियम जो होता है वो तंत्रिका तंतु में आवेग के मैसेज को सभी अंगों में पहुंचाने का काम करता है। यह तंत्रिका तंत्र में आए हुए जितना भी मैसेज होता है उन सभी मैसेज को आवेग के रूप में, विद्युत आवेग, इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में सभी अंग में पहुंचाने का काम सोडियम करता है। क्लियर? लोहा की अगर हम बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए में लोहा जो है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है और यह कमी जब हमारे ब्लड में हो जाएगा तो एनीमिया नामक रोग का कारक बन जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग वायरस होता है? वायरस से होने वाला रोग होता है। कौन सा रोग वायरस से होने वाला होता है? ऑप्शन है डिप्थेरिया, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी हैजा। तो वायरल डिजीज, ध्यान रखेंगे वायरल डिजीज। वायरल डिजीज कौन कौन सा होता है तो याद रखेंगे एडे, कोइचे, छोग, खटरा, हीम, हरे। ये वायरल डिजीज के द्वारा होने वाला रोग होता है, वायरस के द्वारा। ए से याद रखेंगे एड्स, डे से याद रखेंगे डेंगू, ओ से याद रखेंगे पोलियो, ई से याद रखेंगे इन्फ्लुएंजा, चे से याद रखेंगे चेचक, छो से याद रखेंगे छोटी माता, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, गा से याद रखेंगे गलसुआ, खा से याद रखेंगे खसरा, ट्रा से याद रखेंगे ट्रैकोमा जो आंख की बीमारी होती है, ही से याद रखेंगे हिपेटाइटिस बी, और मा से याद रखेंगे मेनिंजाइटिस।
मेनिनजाइटिस, हा से याद रखेंगे हर्पिस और रे से याद रखेंगे रेबीज। यह वायरस के द्वारा होने वाला रोग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लुएंजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन इसमें से सुमेलित है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है, रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, वान कीन मून के द्वारा लिखित पुस्तक है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी, कुकिंग टू सेव योर लाइफ, अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखित पुस्तक है, ये भी बात सही है। बैचलर डैड, तुषार कपूर के द्वारा लिखित पुस्तक है, ये भी बात सही है। तो आपका आंसर बनता है उपर्युक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 वोल्ट और 60 वाट के विद्युत बल्ब में बहने वाला धारा का मान क्या हो जाएगा? क्लियर, धारा का मान क्या हो जाएगा? तो आप डायरेक्ट 60 बटा 120 करेंगे, इससे काटेंगे, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर आपका बनता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस ए का घनत्व गैस बी से 3 गुना है। यदि ए का अनुभार m हो तो बी का अनुभार क्या होगा? आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 3m, ऑप्शन बी √3m, ऑप्शन सी m/3 या ऑप्शन डी m/√2। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी m/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में बीमारी का कारण कौन बन सकता है? ऑप्शन है एस्परजिलस, ऑप्शन बी राइजोपस, ऑप्शन सी पक्सीनिया या ऑप्शन डी सिस्टोपस। आपका सही आंसर होगा राइजोपस जो होता है मनुष्य में बीमारी का कारण बनता है। क्लियर। अब कहेंगे कि राइजोपस पाया कहा जाता है, तो राइजोपस जो होता है वो नम ब्रेड, सड़ती हुई सब्जी, फलों और जेली आदि ये सभी जो होते हैं सड़े हुए। राइजोपस एक प्रकार का, ध्यान रखेंगे, काला फफूंदी होता है। राइजोपस जो होता है यह काला फफूंदी होता है। काला फफूंदी का मतलब कवक होता है। अब यह पाया कहा जाता है, पहले ही बता दिए कि यह ब्रेड जो नमी वाला ब्रेड होता है, सड़ती हुआ सब्जी होता है, फल होता है, जेली होता है, ये सभी पर पाया जाता है। इसे राइजोपस को एक और नाम याद रखेंगे, ब्लैक ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है राइजोपस को। क्लियर है। एल्कोहल के निर्माण में इसका प्रयोग आसानी से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राणी में उदर तथा वक्ष लिखा हुआ है? वृक्ष नहीं है, इसको करेंगे वक्ष। किस प्राणी में उदर का मतलब होता है पेट, तो पेट तथा वक्ष जो सीना वाला भाग होता है के बीच डायाफ्राम होता है। उदर यानी पेट और वक्ष के बीच में जो डायाफ्राम होता है वो किस जीव में होता है? ऑप्शन है मेंढक, सांप, कबूतर या वेल। तो ध्यान रखेंगे स्तनधारी यानी वेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ऑप्शन है 456 वाट, 646 वाट, 745.7 वाट या ऑप्शन डी 756 वाट। तो याद रखेंगे, जनरली इसको याद रखते हैं 746 वाट के बराबर 1 हॉर्स पावर होता है। तो ऑप्शन सी 745.7 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन है UGC के योजना के तहत, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना के तहत, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री समग्र विश्वविद्यालय योजना के तहत या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है बिहार में है और समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम है, तो यह मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइड किसका अयस्क होता है? ऑप्शन है तांबा, जिंक, एल्यूमिनियम या मैंगनीज। आपका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम जो होता है उसका अयस्क होता है बॉक्साइड। क्लियर, उसका अयस्क बॉक्साइड होता है। अब ध्यान देंगे बॉक्साइड में एल्यूमिना की जो मात्रा होती है, इसमें एल्यूमिना की जो मात्रा होती है वह होती है 55 से 65% तक इसकी मात्रा होती है।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का तार किससे बना होता है? बिजली के बल्ब के अंदर जो तार होता है या कहेंगे फिलामेंट जो होता है, बिजली के तार में जो फिलामेंट होता है बल्ब में, वह किसका, जिससे बिजली जलता है, फिलामेंट जिसको कहते हैं या तार कहेंगे, बना होता है। ऑप्शन है नाइक्रोम का, स्टील का, तांबा का या टंगस्टन का। सही आंसर होगा टंगस्टन का होता है। क्लियर, टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का संकेत की अगर बात करेंगे तो W के द्वारा इसे संकेतित किया जाता है। क्लियर। टंगस्टन का एक और नाम है वोल्फ्राम, ये भी याद रखेंगे। एक अन्य नाम वोल्फ्राम होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है? ऑप्शन है मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा या दिल। आपका सही आंसर होगा लीवर यानी यकृत होता है। क्लियर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब ध्यान अगर देंगे तो ये भी देखेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर आपसे पूछ देता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, यही लिख देते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछेगा तो थायराइड, आंसर होगा थायराइड होता है, थायराइड होता है। जबकि सबसे छोटी ग्रंथि के बारे में तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की अगर बात करें तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, पैनक्रियाज, अग्नाशय होता है। मिश्रित करने का मतलब यह अंतःस्रावी भी होता है और बहिर्स्रावी भी होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खाद में सबसे बड़ी ग्रंथि, यहां पर नहीं होगा, किस खाद में सबसे बड़ी नाइट्रोजन सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक नाइट्रोजन है। ऑप्शन है नाइट्रोलियम, ऑप्शन बी यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट। आपका सही आंसर होगा यूरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। और पूरे यूरिया में अगर देखेंगे NPK नाइट्रोजन और उसके बाद फास्फोरस और पोटेशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाना क्या मापने के काम में आता है? ऑप्शन है तरल की सघनता, ऑप्शन बी वायु के वेग, ऑप्शन सी भूकंप की प्रबलता, ऑप्शन डी वायु की आर्द्रता। आपका सही आंसर जो होगा वह होगा भूकंप की प्रबलता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे रिएक्टर स्केल पैमाना का जो गणितीय मापक होता है वह क्या होता है? तो इसका गणितीय मापक यह होता है कि 0 से 9 तक का अंक होता है। 0 से 9 तक का अंक इसमें दर्शाया जाता है। क्लियर। और प्रत्येक अगला अंक जो होता है, यानी 0 से 1 चलेंगे तो प्रत्येक अगला अंक जो होता है वो अपने पिछले अंक से 10 गुना अधिक बड़ा होता है। क्लियर। ये भी ध्यान रखेंगे। रिएक्टर स्केल पैमाना को विकसित सबसे पहले अगर बात पूछेगा तो चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा 1935 ईस्वी में किया गया था। चार्ल्स रिएक्टर द्वारा 1935 ईस्वी में इसकी खोज किया गया था या इस पैमाने की खोज की गई थी। क्लियर। अब देखेंगे इसका 3 स्केल होता है। रिएक्टर स्केल जो होता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए 3 स्केल, केवल रिएक्टर पैमाना नहीं, पैमाना का मतलब स्केल, तो रिएक्टर पैमाना ही नहीं बल्कि इसके अलावा रॉसी फेरल स्केल, मार्केली स्केल और रिएक्टर स्केल, 3 स्केल का इस्तेमाल भूकंप की प्रबलता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्करा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। आपका सही आंसर होगा कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष का कौन सा भाग उसे पोषण आहार नहीं प्रदान करता है? कौन सा भाग होता है जो उसे पोषण आहार नहीं प्रदान करता है, वृक्ष को पोषण आहार प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन है जड़, तना, पत्ती या फूल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंसुलिन से स्रावित होता है? ऑप्शन है यकृत, तिल्ली, अग्नाशय, गुर्दा। आपका सही आंसर होगा इंसुलिन से जो स्रावित होता है वो अग्नाशय से स्रावित होता है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से ही इंसुलिन का स्रावन होता है और पैनक्रियाज यानी अग्नाशय के बीटा सेल से यह स्रावित होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी एल्कोहलीय पेयों में कौन सा एल्कोहल पाया जाता है? ऑप्शन है ब्यूटाइल, प्रोपाइल, इथाइल या मिथाइल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइल जो होता है वह सभी एल्कोहलीय पेयों में पाया जाने वाला एल्कोहल होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, WWF यानी विश्व वन्य जीवन कोष। क्लियर? विश्व वन्य जीवन कोष के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन जानवर है? ऑप्शन है हाथी, सिंह, पांडा या भेड़िया। आपका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, पांडा को शामिल किया गया है। क्लियर? और इसका प्रतीक पांडा ही होता है। विश्व वन्य जीव कोष के अंतर्गत यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। WWF जो है वह अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी एक संगठन होता है जिसकी स्थापना की अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में की जाती है। क्लियर? प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि 3 मार्च 2020 के अंतर्गत वन्य जीव दिवस की थीम जो रही थी 20 में, वो भी ध्यान रखेंगे, पृथ्वी पर जीवन कायम रखना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत किया गया है? मुंह बंद रखो यानी किसी को अपने निजी चीजों के बारे में, बैंक चीजों के बारे में जानकारी, अकाउंट के बारे में जानकारी ज्यादा किसी को नहीं दो। इस अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन बी में है HDFC बैंक, HD यहाँ सही बनाएंगे HDFC बैंक। ऑप्शन सी SBI बैंक या ICICI बैंक। आपका सही आंसर होगा HDFC बैंक जो है उसके द्वारा मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना भारत के किस न्यायालय की विशेष जिम्मेवारी होती है? ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट या ये सभी। आपका सही आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक के नाम से भी जाना जाता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को जाना जाता है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर पूछेगा कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसको होता है, तो लागू करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट, और मौलिक अधिकार को लागू, ध्यान रखेंगे, लागू करने की शक्ति जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट की भी होती है और हाई कोर्ट की भी होती है। क्लियर? जिसके तहत इन दोनों ही के द्वारा 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा, ये सभी पांचों को, और उत्प्रेषण लेख, या पांचों अभिलेख को जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा या अरावली। आपका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली पर्वत, जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबशाही वंश ने किस पर शासन किया था? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा या बरार। आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, गोलकुंडा पर शासन किया था। कुतुबशाही वंश के द्वारा शासन किया गया था। क्लियर? बीजापुर की ओर अगर ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए में है बीजापुर, आदिल शाही वंश ने शासन किया था। आदिल शाही वंश ने शासन किया था। जबकि ऑप्शन नंबर बी में है अहमदनगर पर निजाम शाही वंश, निजाम शाही वंश ने शासन किया था। इसके अलावा गोलकुंडा कुतुबशाही वंश ने, और बरार को याद रखेंगे इमाद शाही वंश, इमाद शाही वंश ने
शासन किया था। क्लियर। ये भी याद रखेंगे कि आदिल वंश, बीजापुर में आदिल वंश के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह रहे थे। यूसुफ आदिल शाह रहे थे, जबकि अहमदनगर में निजाम शाही के द्वारा मलिक अहमद के द्वारा किया गया था। मलिक अहमद के द्वारा किया गया था, जबकि इमाद शाही वंश जो बरार में शासन किया था, इमाद शाह के द्वारा किया गया था। इमाद शाह के द्वारा इसकी स्थापना, कुतुब शाही वंश की स्थापना की अगर बात करेंगे तो यह बुलकुंडा में शासन किया था और कुली कुतुब शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कुली कुतुब शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म का सबसे पहले भारत में कौन लाया था? ऑप्शन है बाबर, मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान रखेंगे कि इस्लाम धर्म को सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सन 712 एडी 712 ईस्वी में लाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना स्मारक कौन था? ऑप्शन है कुतुब मीनार, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी अजंता, ऑप्शन डी ताजमहल। तो ध्यान देंगे, अजंता की गुफाएं जो है वो सबसे प्राचीन गुफा गुप्त वंश के शासकों के द्वारा, अजंता की गुफा जो है गुप्त वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो सबसे पुराना जो था वो अजंता की गुफा स्मारक के रूप में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अजंता के गुफा में थोड़ा ध्यान देंगे तो इसमें कुल 29 गुफा है और ये सभी के सभी बौद्ध गुफा है। कुल 29 गुफा है और सभी के सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फिंक्स, ऑप्शन क्वेश्चन है स्फिंक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता या चीन की सभ्यता। आपका सही आंसर होगा मिस्र की सभ्यता से स्फिंक्स का संबंध रहा है। क्लियर। मिस्र की सभ्यता से स्फिंक्स का संबंध रहा है। ध्यान देंगे तो मिस्र की सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक रहा था। 3000 बीसी से 1750 बीसी तक मिस्र की सभ्यता रही थी। यह एक प्रकार की कांस्य युगीन नील नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी। यह कौन सी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन जो कौन नदी पर? नील नदी पर बसी हुई सभ्यता थी। क्लियर। और मिस्र को नील नदी की ही देन के रूप में जाना जाता है। क्लियर। और यह जो सभ्यता थी उसका मुख्य व्यवसाय जो था वह कृषि करना इस सभ्यता का मुख्य व्यवसाय रहा था। क्लियर। और यहाँ के राजा जो होते थे वह फेरोह के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है, बिल्कुल सही है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है, बिल्कुल सही है, कल भी ये करवाए थे। ऑप्शन तीसरा में है बिहार का राजकीय पशु बैल है, ये भी सही है। ऑप्शन 4 बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है, ये भी बात सही है। तो 1, 2, 3, 4 में से कोई ऐसा नहीं है जो असत्य हो। तो आपका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। ध्यान देंगे आप कि बिहार का राजकीय गीत की अगर बात करें, राजकीय गीत की अगर बात करें तो ध्यान देंगे इसका राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन विहार, तुझको शत शत वंदन बिहार, यह राजकीय गीत रहा है। जबकि राज्य का प्रार्थना गीत की अगर बात करेगा, प्रार्थना गीत का, तो ध्यान रखेंगे लिख नहीं पाएंगे, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज दे मलिक की गगन नाज करे। यह प्रार्थना गीत के रूप में 2011 में शामिल किया गया। जबकि बिहार का राजकीय खेल की अगर बात करें तो कबड्डी है, खेल की बात करें तो कबड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पटना निम्नलिखित में से किस नदी के बीच स्थित है? ऑप्शन है सोन गंगा, सोन पुनपुन। ऑप्शन बी गंगा गंडक घाघरा। ऑप्शन सी गंगा पुनपुन कोसी। ऑप्शन डी गंडक सोन और पुनपुन। तो पटना जो है वह गंगा नदी के तट पर, सोन नदी और पुनपुन नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन का पूरा रूप, PIN का पूरा रूप क्या होता है? ऑप्शन है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ऑप्शन बी पोस्टल इंटरनेशनल नंबर। ऑप्शन सी पार्सल इंडेक्स नंबर। ऑप्शन डी प्रॉपर इंडेक्स नंबर। आपका सही आंसर होगा पोस्टल इंडेक्स नंबर, PIN पिन का पूरा रूप होता है, जो पोस्टल एरिया के बारे में बताता है। तो वही इंडेक्स नंबर पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। ध्यान देंगे भारत में पिन कोड की शुरुआत अगर ध्यान देंगे, पिन कोड की शुरुआत भारत में 1972 ईस्वी में किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को कितने व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए? ऑप्शन है कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा। ऑप्शन बी कम से कम 25 निर्वाचकों द्वारा। ऑप्शन सी कम से कम 2 मंत्रियों द्वारा, या उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। आपका सही आंसर होगा कम से कम 50 निर्वाचकों के द्वारा 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक राष्ट्रपति के प्रत्याशी के लिए होना बहुत ही जरूरी होता है। क्लियर, राष्ट्रपति के लिए होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सीट मैक्स 2021 में भाग लिया है? ऑप्शन है INS बेला, INS तबर, INS करमुक या INS तलवार। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, INS करमुक जो है वह भाग लिया है भारत सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सीट मैक्स 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर जिसकी नींव पर पटना की स्थापना हुई किस वंश की राजधानी रही थी? ऑप्शन है हर्यक वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या उपयुक्त में से सभी। तो सभी वंश की राजधानी पाटलिपुत्र रही है, पटना रही है या पाटलिपुत्र रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी से। ऑप्शन बी बाज बहादुर से। ऑप्शन सी महावत खां से। ऑप्शन डी जहांगीर से। तो मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से रहा था। क्लियर। मांडू में बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए ऊंची पत्थर वाला चट्टानों पर एक महल भी बनवाया है। बाज बहादुर से यह संबंधित थी। ध्यान देंगे इस चट्टान की ऊंचाई पर अगर ध्यान देंगे तो ये 400 मीटर तक ऊंचा है। रानी रूपमती का महल विंध्याचल पर्वत पर स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। महल जो है वह विंध्याचल पर्वत पर, क्वेश्चन पूछे कि किस पर्वत पर रानी रूपमती का महल स्थित है, तो विंध्याचल पर्वत पर इसका महल स्थित है। क्लियर। बाज बहादुर के मकबरे पर अकबर में आशिक ए सादिक और रूपमती की समाधि पर शहीद ए वफा लिखवाया गया है। क्लियर। यानी रानी रूपमती के मकबरा पर क्या लिखा हुआ? शहीद ए वफा, जो किसने लिखवाया? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहां पर है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात या गोवा। आपका सही आंसर होगा गुजरात में स्थित है अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवीरण हो जाता है, हो सकता है। यानी अगर इच्छाओं से छुटकारा अगर आपको नहीं मिले तो आप दुख से दूर हो सकते हैं। नहीं, ये बात गलत है। इच्छा दुखों के कारण को भगवान बुद्ध ने इच्छाओं को दुखों का कारण बताया है। यदि जब तक आपके मन में इच्छा लगा हुआ रहेगा तब तक दुख मिलता ही रहेगा, और इच्छाओं का त्याग देना ही दुखों का निवीरण कहलाता है। यह बात सही होना चाहिए था। तो आपका दिया हुआ यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तब दुखों से निवीरण होता है, ऐसी बात नहीं है। जब इच्छाओं से छुटकारा मिल जाए तब दुखों से निवीरण होता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन है
दुख का कारण इच्छा है, बात सही है। यह एट फोल्ड पथ के पालन से किया जा सकता है। और ऑप्शन डी संसार दुखों का घर है, यह भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है बजट घाटे की तरह है। ऑप्शन बी बजट घाटा माइनस ऋण एवं परिसंपत्तियां। ऑप्शन सी सरकारी व्यय माइनस ऋण। ऑप्शन डी सरकारी व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। आपका सही आंसर होगा घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ है कि बजट जो है वो घाटे की तरह है, यानी बजट जो है वो घाटे में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है किसानों का उन्नयन करना, सर्वाधिक गरीबों का उन्नयन करना, औद्योगिक मजदूरों का उन्नयन करना या शहरी गरीबों का उन्नयन करना। अंत्योदय कार्यक्रम का मतलब है सर्वाधिक गरीबों से भी गरीब, सर्वाधिक गरीबों का उन्नयन करना, यानी कि उसका उत्थान करना। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अंत्योदय कार्यक्रम जो है वह एक गांधीवादी कार्यक्रम है। ध्यान देंगे, यह एक गांधीवादी कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत नवंबर 1977 ईस्वी में जनता पार्टी सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों एवं खाली स्थान अंगीय पथ पर आधारित है। यानी बौद्ध धर्म की नींव कितने महान सच्चाइयों एवं कितने अंगीय पथ पर आधारित है? आपका ऑप्शन है 6 महान सच्चाइयों एवं 4 अंगीय पथ पर। ऑप्शन बी 8 महान सच्चाइयों और 6 अंगीय पथ पर। ऑप्शन सी 4 महान सच्चाइयों और 8 अंगीय पथ पर। ऑप्शन डी 2 महान सच्चाइयों और 8 अंगीय पथों पर। तो आपका सही आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर 4 महान सच्चाई पर, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य जिसे कहा जाता है, महान सच्चाई को आर्य सत्य, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा को शामिल किया जाता है, जबकि 8 अंगीय पथ को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक वाणी, सम्यक आजीव, सम्यक संप्रदाय, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी यात्री आया था? ऑप्शन है डांग फांग सुओ। ऑप्शन बी जुआन जांग। ऑप्शन सी कुई बीपिंग। ऑप्शन डी दांग जहोंगसू। आपका सही आंसर होगा जुआन जांग जो थे वो बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में चीनी यात्री थे और विजयवाड़ा में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए आए थे। बाय मिस्टेक हो गया। क्लियर? तो आपका आंसर हो जाता है जुआन जांग, जो भारत आए थे और चीनी यात्री थे, विजयवाड़ा में बौद्ध धर्म को एकत्र करने के लिए ये आए थे। ध्यान देंगे, ये जो चीनी यात्री थे इनके आने का क्रम पहले से ही चलता आया है और भारत में सबसे पहला चीनी यात्री जो था, जो बौद्ध धर्म को एकत्रित करने के लिए आया था, वो था फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान की जो यात्रा वृत्तांत है, ये भी ध्यान रखेंगे, फाहियान की यात्रा वृत्तांत जो थी वह किस नाम से थी? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो फो क्यो की, ध्यान रखेंगे, फो क्यो की। यह फाहियान की यात्रा वृत्तांत थी जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था, जबकि वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और वेनसांग की यात्रा वृत्तांत के बारे में अगर देखेंगे, वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत को लिखा था CUT के नाम से। क्लियर? जबकि आपसे और भी कई क्वेश्चन पूछेगा कि इत्सिंग जो आया था वह 677 ईस्वी में भारत आया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम एसीटेट का जलीय विघटन कैसा होता है? ऑप्शन है उदासीन। ऑप्शन बी क्षारीय। ऑप्शन सी दुर्बल अम्लीय। ऑप्शन डी प्रबल अम्लीय होता है। आपका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी क्षारीय होता है सोडियम एसीटेट का जलीय विघटन। क्लियर। अब ध्यान देंगे सोडियम एसीटेट का रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो C2 सोडियम एसीटेट को C2H3NaO2 होता है, यह सोडियम एसीटेट कहलाता है और यह जल में घुलनशील होता है। जबकि इसके घनत्व की अगर बात करेगा तो 1.53 ग्राम प्रति घन क्यूबिक होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 डिग्री सेल्सियस तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 9, 23, 28 या 59। आपका देख लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। कोई भी इक्वेशन एक दिया हुआ रहेगा तो चूंकि एक दूसरे के बराबर है तो जो निकालना रहेगा इक्वेशन उसको बराबर करके निकाल लेंगे। तो यहाँ C का मान दिया हुआ है और F का मान निकालने के लिए करा था, ये दोनों इक्वेशन लेंगे। C/5 बराबर F-32/9, C का मान 15 दिया हुआ है और बट्टा 5 बराबर F-32/9। इससे इसको काटेंगे तो 3 से कट जाएगा और 27 बराबर F-32 हो जाएगा। F का मान अगर निकालेंगे तो 7 2 9 3 2 5 यानी 59 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर आयतन गैस मापी कार्य करता है, यहाँ पे कार्य करता है। आपका ऑप्शन है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, बॉयल के सिद्धांत पर, चार्ल्स के नियम पर या पास्कल के नियम पर। आपका सही आंसर होगा चार्ल्स के नियम पर स्थिर आयतन गैस मापी कार्य करता है। क्लियर। स्थिर आयतन, इसमें आयतन स्थिर होता है। चार्ल्स के नियम में हम क्या याद करते हैं कि इसमें जो आयतन होता है वो स्थिर होता है और गैस मापी के लिए यह कार्य करता है। और इसकी खोज सर्वप्रथम 1787 ईस्वी में चार्ल्स के द्वारा ही किया गया था, जिसमें स्थिर दाब पर ताप के साथ किसी वायु या गैस के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को एक नियम के रूप में प्रस्तुत किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मूल अधिकार इसमें से नहीं है? ऑप्शन है हड़ताल करने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपका सही आंसर होगा हड़ताल करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं होता है, यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ध्यान देंगे मौलिक अधिकार की चर्चा अगर देखेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 3 में तथा अनुच्छेद मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा मिलती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा के लिए किस सोशल मीडिया इन प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है? आपका ऑप्शन है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप के द्वारा। तो साइबर सुरक्षा के लिए वह प्लेटफॉर्म जो सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान लॉन्च किया गया है वो इंस्टाग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में भारत और किस देश के बीच 2000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियारों के निर्यात के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? ऑप्शन है मिस्र, ऑप्शन बी आर्मेनिया, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी नाइजीरिया। आपका सही आंसर होगा आर्मेनिया। आर्मेनिया और भारत के बीच 2000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियारों के निर्यात के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर अक्टूबर 2022 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव यानी होमोसेपियन से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है। ऑप्शन है होमिनिड के रूप में, ऑप्शन बी पिथेकैंथ्रोपस के रूप में, ऑप्शन सी सिनेंथ्रोपस के रूप में, ऑप्शन डी इयोनथ्रोपस के रूप में। आपका सही आंसर होगा कि उसे पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन है मानसून का, गल्फ स्ट्रीम धारा का, भूमध्य रेखा का या हिंद महासागर के अस्तित्व का। आपका सही आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम के धारा का भारत के जलवायु पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का विजेता कौन रहा है? ऑप्शन है कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन बी कैस्पर रूड, नोवाक जोकोविच या
राफेल नडाल। ध्यान देंगे यूएस ओपन 2022। यूएस ओपन जो होता है वह ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है, टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता और साल का सबसे अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है। तो इसी में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? आपका सही जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। ये कहाँ के हैं? स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने यह टेनिस प्रतियोगिता पुरुष एकल का जीत लिया है और हराया, डिफीट किसको किया? कैस्पर रूड, जो नॉर्वे के हैं, कैस्पर रूड को पराजित किया था। जबकि महिला एकल का खिताब अगर देखेंगे तो ईगा स्वीतेक यूएस ओपन का 2022 का महिला एकल का खिताब देखेंगे तो ईगा स्वीतेक के द्वारा जीत लिया है, जो कहाँ के हैं? पोलैंड। क्लियर? किनको हराया? ओंज जबूर को हरा के महिला एकल खिताब जीत लिया है। जबकि ध्यान देंगे नोवाक जोकोविच जो थे वह विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 पुरुष एकल के विजेता हैं। विंबलडन ओपन 2022 के विजेता रहे हैं। क्लियर? इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी में है राफेल नडाल या फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का विजेता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बलबन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है वे साधारणतः लाल रंग की होती है, लेटेराइटिक मिट्टी लाल रंग की नहीं होती है, ये गलत बात है। वे नाइट्रोजन एवं पोटास से समृद्ध होती है, गलत है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, लेटेराइटिक मिट्टी के बारे में ये कथन बिल्कुल ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर आपका बनता है ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजत्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की है? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने राजत्व के सिद्धांत का विस्तार से व्याख्या किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में नवारा चावल को जीआई टैग, ध्यान देंगे नवारा चावल, एक तो ये याद रखेंगे नवारा चावल कहाँ की चावल है, इसमें है, और दूसरी बात नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया है, ग्लोबल इंडेक्स टैग दिया गया है, वह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है असम, केरल, गुजरात या मणिपुर। आपका सही आंसर होगा केरल राज्य से रिलेटेड है नवारा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन बी मई जून, ऑप्शन सी जनवरी फरवरी या ऑप्शन डी मार्च और अप्रैल। आपका सही आंसर होगा अक्टूबर नवंबर के महीनों में बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद जल विद्युत परियोजना किस देश के किन राज्यों को लाभ पहुंचाता है? रिहंद बांध परियोजना, पहले ध्यान देंगे रिहंद जल विद्युत परियोजना जो है वह यूपी एवं एमपी, यूपी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच रिहंद जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर है, रिहंद नदी पर है। तो ऑप्शन देखेंगे राजस्थान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हरियाणा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो रिहंद जल विद्युत परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी हाईवे टनल या लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है? ऑप्शन है चीन, जापान, अमेरिका या भारत। आपका सही आंसर होगा यह भारत में स्थित है, जो कहां बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है, जिसे अटल टनल के नाम से भी जाना जाता है। और यह लंबा कितना है? तो 9.02 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी है?
आपका ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल नहीं आ पाया है, खैर कोई बात नहीं, 70 क्वेश्चन ही आज रह पाया है, इसके लिए आप लोग से सॉरी, 70 क्वेश्चन ही रह पाया, लेकिन हम इसको मेंटेन कर देंगे, कोई बात नहीं। 5 क्वेश्चन आपका छूट गया है, वो पूरी तरीका से नहीं टाइप हो पाया है। खैर, अगर फ्रेंड्स बार बार आपको कहते हैं कि जब कभी भी आप हमसे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और वहां से कंटेंट जो है वो निर्धारित कंटेंट जो आपका बार बार स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, वैसे कंटेंट को हम अवेलेबल टेलीग्राम चैनल पर भी करवाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी हमसे जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं, वहां से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, या केसीसी ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल जो हमारा फोटो लगा हुआ लोगो आप में आ जाएगा आपके मोबाइल पर, उस पर आप जाके जुड़ सकते हैं और हमसे आप जितना फायदा हो सकता है हम देने का उसमें प्रयास करेंगे। जितना एजुकेशनल कंटेंट होता है स्टेट लेवल को लेके या अन्य एग्जाम को लेके हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि यूजफुल दूसरे स्टूडेंट के लिए भी होता है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दिया कीजिएगा। आज की सेवा को देते हैं विराम, शेष की चर्चा करेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।